देश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित कर दिया। राजधानी दिल्ली में वर्तमान में ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा केस आ चुके हैं। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। साथ ही मौतें भी लगातार दर्ज की जा रही हैं। पंजाब में ब्लैक फंगस से अभी तक 43 लोगों की जान गई। राज्य में ब्लैक फंगस से कुल अभी तक 300 लोग संक्रमित पाए गए। उत्तराखंड में इन दिनों लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अभी तक 244 मरीजों को ब्लैक फंगस हो चुका है। 27 मरीजों का अभी तक इलाज के दौरान देहांत हुआ। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कुल 147 के ऐसे केस हैं जो सामने आए हैं। एम्स ऋषिकेश में इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल प्रदेश में 13 मरीज ब्लैक फंगस से रिकवर भी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीन नीति को लेकर सवाल किए। अदालत ने पूछा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिए जो बजट बनाया है उसका इस्तेमाल 18 से 44 साल वालों को मुफ्त टीका देने में क्यों नहीं किया जा सकता। वैक्सीनेशन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा। 35,000 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल 18 से 44 साल की आबादी को फ्री वैक्सीन देने में क्यों नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सरकार से आगे के प्लान के बारे में भी पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मौजूदा वैक्सीनेशन नीति पर गंभीर सवाल खड़े किए और वैक्सीन खरीद पर शुरू से लेकर अभी तक का पूरा हिसाब मांगा है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बिहार सरकार अलर्ट हो गई है, जिसके चलते बिहार में बच्चों पर कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया गया। कोवैक्सीन के ट्रायल में अभी तक 3 बच्चे शामिल हुए। इन बच्चों में नकारात्मक प्रभाव न दिखने पर दूसरी डोज देंगे। प्रभावी पाने पर अनुमोदन के लिए टीका भेजा जाएगा। भारत में इन दिनों तेजी से टीकाकरण अभियान चल रहा है। देश में अभी तक 22 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को लगी है। देश में अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई गई, तो वहीं 15 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन 45 साल से ऊपर के लोगों को लगी है। इस दौरान 18 से 44 साल के लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दी गई। पाकिस्तान ने कोरोना संकट के बीच अपनी एक होममेड वैक्सीन को लॉन्च किया। पाकिस्तान ने इस वैक्सीन का नाम पाक वैक कोविड-19 वैक्सीन रखा है। पाकिस्तानी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर प्रमुख असद उमर ने वैक्सीन को लॉन्च करते हुए कहा कि देश जल्द ही कोरोना की पहली महत्वपूर्ण दवा का उत्पादन शुरू करने में सक्षम होगा। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप जारी। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों में अब कमी जरूर आई है, लेकिन अभी देश में हर दिन 1.25 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1,34,154 नए कोरोना केस सामने आए। 2887 मरीजों की जान गई, तो वहीं 2,11,449 लोग कोरोना से रिकवर हुए। कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ रही कोरोना के केसों में अब गिरावट आने लगी। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1,171 केस सामने आए। एक दिन में 78 मरीजों ने दम तोड़ा, जबकि 2700 मरीज रिकवर हुए। हिमाचल में बढ़ते हुए कोरोना की रफ्तार पर अब ब्रेक लग गई है। प्रदेश में 24 घंटे में 891 नए केस सामने आए, जबकि एक दिन में 1291 लोग रिकवर हुए। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ गया। 24 घंटे में 30 लोगों ने जान गंवाई, जबकि एक दिन में 1003 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। हिमाचल प्रदेश में 16 कोरोना संक्रमितों में डबल म्यूटेशन पाया गया, जिसके आने के बाद हिमाचल सरकार ने सभी सीएमओ को अलर्ट कर दिया है। हिमाचल में 876 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। एनसीडीसी दिल्ली ये सैंपल भेजे गए थे। इनमें से 25 सैंपलों में कुछ म्यूटेशन देखे गए और 40 सैंपल्स में यूके वेरिएंट पाया गया, तो 16 में डबल म्यूटेशन पाया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की चेरी के दामों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोटगढ़ के बागवानों की चेरी की दिल्ली में जो फसल बिक रही है वो 600 से 700 रुपए प्रति किलो के रेट से बिक रही है।
अच्छे रेट मिलने से चेरी उत्पादक तो उत्साहित हैं। आमतौर पर चेरी 300 से 350 रुपए प्रति किलो बिका करती है, लेकिन कोरोना काल में विटामिन सी से भरपूर चेरी की मांग बढ़ रही है। 14,000 करोड़ के बैंक घोटालेबाज और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका में कोई राहत नहीं मिली। 3 घंटे लंबी चली सुनवाई के बाद डोमिनिका कोर्ट ने मेहुल की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। मैजिस्ट्रेट से हमने पेशी के दौरान चोकसी ने डोमिनिका में अवैध घुसपैठ के आरोपों को पूरी तरह नकारा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 जून को होनी है। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल अज्ञात बंदूकधारियों ने राकेश पंडित पर फायरिंग की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना में एक महिला के पैर में भी गोली लगी। उसे इलाज के लिए पुलवामा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। राकेश त्राल में म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन थे और एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे। कश्मीर के आईजी विजय कुमार का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया गया। दरअसल राम रहीम को पेट दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद पीजीआई भर्ती करवाया गया। राम रहीम को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से पीजीआई लाया गया। इससे पहले 12 मई को ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था। खबर जींद से है। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि किसी भी सूरत में किसान दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। किसान दिल्ली से हरियाणा आंदोलन को शिफ्ट नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार हरियाणा को आंदोलन का केंद्र बनाना चाहती है। सरकार की चाल हम कामयाब नहीं होने देंगे और दिल्ली से हरियाणा में आंदोलन शिफ्ट नहीं करेंगे। जींद में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चन्नूनी किसानों के बीच पहुंचे और कहा कि जिन लोगों ने पंचायत के फैसले को नामंजूर कर जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली की कोठी का घेराव किया, वो बागी थे। चन्नूनी ने कहा, विधायक देवेंद्र बबली का किसानों को गाली देने के बयान पर कत्ल नहीं कर सकते। इसको लेकर पंचायत ने बढ़िया फैसला लिया था। इसके बाद भी कुछ लोग बागी हुए हैं। इस दौरान हुए बागी लोगों को किसान आंदोलन तोड़ने का आरोपी वो मान रहे हैं। चरखी दादरी में खाप प्रधान बलवंत नंबरदार की अध्यक्षता में फोगाट खाप की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, जिसमें फोगाट खाप ने जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली से किसानों से माफी मांगने को कहा। कार्यकारिणी की बैठक में खाप ने कहा, पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फोगाट खाप बड़ा निर्णय लेगी। इस दौरान किसानों पर दर्ज करवाए गए मुकदमों को लेकर भी चर्चा हुई। विधायक देवेंद्र बबली के विरोध के मामले में देर रात युवा किसानों ने सदर थाने के बाहर घेराव किया और गिरफ्तार हुए किसानों की रिहाई की मांग की, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। फतेहाबाद में पुलिस ने किसानों के धरने के बाद हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा किया। इस दौरान पुलिस ने 27 युवा किसानों को रिहा किया। करनाल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टरों ने लघु सचिवालय पहुंचकर योग गुरु रामदेव पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल एलोपैथी के खिलाफ दिए रामदेव के बयान का लोग विरोध करते नजर आए। लघु सचिवालय पहुंचे डॉक्टर्स ने एसपी को पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सभी डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव के बयान की निंदा की। प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा करवाने की समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई। अब किसान इस निर्धारित तिथि में अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। कृषि उपनिदेशक ने कहा कि अगर कोई ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहता तो उसे 24 जुलाई तक अपने संबंधित बैंक में इसको लेकर आवेदन करना होगा, नहीं तो इससे संबंधित बैंक किसान की फसल अनुसार बीमा करवाने के लिए अधिकृत होंगे।
नूंह में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला उपायुक्त का कहना है कि 396 स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर जांच करेंगी। अभी तक 1,65,345 परिवारों में 10 लाख से अधिक लोगों का चेकअप हुआ है। जिला उपायुक्त का कहना है कि जिले में कोरोना आम लोगों, स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत से कम हुआ। सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, जिससे कि जिले में संक्रमण की दर घटी है। कोरोना के चलते जिले की पूरी जांच आबादी में पलवल नंबर 1 पर आता नजर आया है। जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि पलवल जिले में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ये काम किया गया। उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्क्रीनिंग के सर्वे का कार्य पूरा कर लिया। जिला प्रशासन की सतर्कता से पलवल जिले में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार घट रही है। अब भिवानी में दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक कोरोना महामारी को मात देंगे। इसके लिए भिवानी जिला प्रशासन ने सराहनीय पहल करते हुए ऐसे लोगों के लिए एम्बुलेंस का प्रबंध किया, जो इन लोगों के घर से वैक्सीन सेंटर तक इन्हें लाएगी। डीसी जयवीर सिंह आर्य ने बताया कि इसके लिए समाज कल्याण विभाग, पटवारी और ग्राम सचिवों की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके साथ ही सभी को जानकारी जुटाने के लिए 3 से 4 दिन में वरिष्ठ और दिव्यांग लोगों को वैक्सीन लगानी होगी। पलवल में कोरोना काल में मिट्टी के बने बर्तनों की मांग बढ़ गई। कोरोना के चलते लोग मिट्टी से बने बर्तन खरीद रहे हैं और फ्रिज के पानी से बच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के अनुसार इस समय मटके का पानी सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें खनिज पदार्थ भी होते हैं। पलवल जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अभी तक किताबें नहीं मिल पाई और न ही उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो पाई है, जबकि 1 महीने से शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ा और इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित सरकारी स्कूलों के बच्चे हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा विभाग की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं मिल रही। यमुनानगर में इन दिनों लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां रात 9 बजे तक शराब के ठेके खुले नजर आते हैं, जिसका दुकानदार विरोध कर रहे हैं। सरकार ने कुछ रियायतों के साथ बाजार में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक ऑड इवन फॉर्मूले के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दी, लेकिन यमुनानगर में रात तक शराब के ठेके खुले देखे गए। जिनमें गिरफ्तार फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर के मामले में पुलिस ने आरोपी के साथ ही फर्जी एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अमन के नाम से हुई है। फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर को अमन ने ही नकली पिस्तौल मुहैया करवाई और इससे पहले 31 मई को फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया था। जिनमें लगातार साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं, जहां अब अश्लील बातें वायरल करने पर मामला दर्ज हुआ। इंस्टाग्राम पर फोटोज और चैट वायरल की गई। जिन पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अब इस मामले में साइबर सेल जांच कर रही है। यमुनानगर में हेमंत नाम का युवक 1 साल से लापता है। हेमंत का परिवार पुलिस, सीएम विंडो और अधिकारियों से उसे ढूंढने के लिए कई बार गुहार लगा चुका है, लेकिन अब तक हेमंत का कोई सुराग नहीं लगा। अब परेशान हेमंत के परिवार ने हेमंत को ढूंढकर लाने वाले के लिए 50,000 का इनाम रखा। हेमंत की मां का कहना है कि उनकी बेटे की उम्र 17 साल थी जब वो घर से गया था। पानीपत से एक युवक की आत्महत्या करने का वीडियो सामने आया। युवक ने प्यार में पागल होकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरी घटना युवक ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद की। मामले में पुलिस का कहना है कि युवक मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, इसी के चलते आत्महत्या की है, लेकिन मृतक के भाई का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। बताया जाता है कि मृतक की पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। करनाल में एक महिला ने एक निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर के बाहर जहर खा लिया। महिला 4 महीने की गर्भवती थी। महिला को आनंद फानन में करनाल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। महिला के पति ने बताया कि उसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच कहासुनी चल रही थी, जिसके बाद महिला ने थाने में शिकायत दी और फिर जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। कनीना उपमंडल के भड़फ गांव में अज्ञात लोगों ने तेजधार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या कर दी। मृतक वारदात के समय अपने मुर्गी फार्म हाउस पर सो रहा था। पुलिस जांच कर रही है।
मामले को लेकर एसएचओ ने कहा कि सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की हत्या की गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए गए। पानीपत में नारियल की चाहत ने एक व्यक्ति की जान ही ले ली। दरअसल नहर से नारियल निकालने गया युवक नहर में आए तेज बहाव में बह गया, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं मृतक के दोस्तों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद युवक का शव मेहराना गांव के पास नहर से मिला। स्वर्ण पदक विजेता पूजा बोरा भिवानी पहुंची, जहां उनका गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग एकेडमी में भव्य स्वागत किया गया। पूजा बोरा के कोच संजय शुराण और हरियाणा युवा मामलों के चेयरमैन मुकेश गोड़ ने पूजा को माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पूजा के पिता राजवीर सिंह भी मौजूद रहे। रोहित शर्मा को लेकर टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने चौंकाने वाला खुलासा किया। दिनेश कार्तिक ने बयान दिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा का पहला अर्धशतक उनके बल्ले से निकला था। रोहित शर्मा 2007 में टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम करने वाली टीम का हिस्सा थे। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुख्य मुकाबले में अपने करियर का पहला अर्धशतक लगाया। कार्तिक ने कहा कि उनका पहला अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक मेरे बल्ले से लगाया गया था। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच इस महीने आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेडन मैकुलम ने फाइनल मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी बताया। मैकुलम का मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल के पहले खेली जाने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का फायदा न्यूजीलैंड को मिलेगा। इस दौरान मैकुलम ने टीम इंडिया को भी बेहद मजबूत बताया। कोरोना काल में टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह लोगों की मदद के लिए आगे आए। युवराज सिंह की फाउंडेशन यूवीकेन ने भारत में कोविड-19 के मरीजों की देखभाल के लिए अस्पतालों में 1000 बिस्तर लगाए थे। यूवीकेन ने कहा कि वेस्ट वन डिजिटल एंटरटेनमेंट के साथ साझेदारी कर ये पहल की जा रही है। इसका उद्देश्य ऑक्सीजन की सुविधा से लैस बिस्तरों, वेंटिलेटरों और YPAP मशीनों को कोरोना मरीजों तक पहुंचाने का प्रयास करना है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा की बैटिंग से काफी प्रभावित है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा किसी भी गेंदबाज की जमकर धुलाई कर सकते हैं, उनको गेंद फेंकना आता है। हसन अली ने कहा कि रोहित को गेंदबाजी करना कठिन है। ये मैंने 2018 के एशिया कप और 2019 के वर्ल्ड कप में देखा। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे उनको ज्यादा गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला था। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हो सकती है। टीम के कप्तान बाबर आजम ने इसके संकेत दिए। बाबर आजम ने कहा कि वो इस मुद्दे पर आमिर से बात करेंगे। बाबर आजम ने कहा कि मैं मोहम्मद आमिर से बात करूंगा, उन्हें क्या क्या दिक्कतें हैं। वो पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं। बाबर पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा चरण खेलने के लिए अबू धाबी में है। वो कराची किंग्स टीम का हिस्सा है। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री वर्मा का सोशल मीडिया पर लेटेस्ट डांस वीडियो सामने आया, जिसमें वो एक साड़ी में एक पुराने गाने पर डांस करती नजर आ रही है। धनश्री वर्मा इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर चुकी है। वीडियो में धनश्री वर्मा किशोर कुमार के गाने एक लड़की भीगी भागी सी पर शानदार डांस करती नजर आई। धनश्री के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पसंद किया जा रहा है। विद्या बालन की शेरनी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म के ट्रेलर के बाद फिल्म को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई। इस फिल्म में वो पहली बार फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार निभाती नजर आएंगी। आपको बता दें, फिल्म 18 जून को रिलीज होगी। इस फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। फिलहाल ट्रेलर देखने के बाद विद्या बालन के फैंस खुश नजर आए। बॉलीवुड में निर्माताओं की सबसे बड़ी संस्था IMPPA ने अपनी संस्था से जुड़े तमाम निर्माता सदस्यों के वैक्सीनेशन के लिए एक अहम कदम उठाया। IMPPA ने ऐलान किया कि उसकी संस्था से संबंध रखने वाले सभी निर्माता सदस्यों को मुफ्त वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था की जा रही है। निर्माता संस्था का कहना है कि अगर निर्माताओं में से किसी को अपने अलावा अपनी पत्नी और पति को वैक्सीन लगवानी हो तो उसके लिए अलग से 500 रुपए देने होंगे।
अभिनेत्री तापसी पन्नू ने इंस्टाग्राम पर अपनी बहन शगुन पन्नू के साथ एक तस्वीर साझा की। शगुन को अपना सपोर्ट सिस्टम बताते हुए तापसी ने लिखा कि वो किस तरह से जून के महीने की शुरुआत बड़े स्तर पर करना चाहती है। तापसी पन्नू जल्द ही भारतीय महिला वनडे क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित फिल्म शाबाश मिठू में नजर आएंगी। फिल्म को प्रिया एवेन ने लिखा है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया कर रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता मुसीबत में पड़ गई है। एक्ट्रेस के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई। मुनमुन पर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में जातिवाचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। मुनमुन दत्ता अपने इस वीडियो में फैंस के साथ बातचीत कर रही थी। इसी दौरान मुनमुन दत्ता ने जातिवाचक शब्द का इस्तेमाल किया था। बता दें, मुनमुन के खिलाफ हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी केस दर्ज है।